हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट क्रियात्मक शोध नहीं है। हमें बताना है कि जो हमारा ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन सा आपका क्रियात्मक प्रोजेक्ट नहीं है। देखिएगा, पहला ऑप्शन है पीने के पानी की स्वच्छता, तो यह आपका क्या है, यह आपका क्रियात्मक शोध है, तो यह हमारा इस प्रश्न में नहीं होगा। उसके बाद है ऑप्शन बी है कक्षा कक्षों की सुंदरता, ऑप्शन सी है पुस्तकालय व्यवस्था, ऑप्शन डी है नियंत्रण। तो इनमें से आपका ऑप्शन बी जो है कक्षा कक्षों की सुंदरता, यह आपका क्रियात्मक शोध नहीं है। तो आपका प्रश्न कह रहा था निम्न में से कौन सा प्रोजेक्ट क्रियात्मक शोध नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कक्षा कक्षों की सुंदरता। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 2 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी वन है। हमें बताना है कि पर्यावरण के लिए सबसे उपयोगी वन कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि पर्यावरण की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी वन आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण को बचाते हुए विकास जारी रखने की संकल्पना कहलाती है। हमें बताना है कि पर्यावरण को बचाते हुए जो विकास होता है उस विकास को क्या कहा जाता है, उसको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी समपोषित विकास। अर्थात पर्यावरण को बचाते हुए जो विकास किया जाता है उस विकास को समपोषित विकास कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 4 नंबर प्रश्न है, एक संकल्पना प्राप्त करने के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से पहले आता है। हमें बताना है कि एक संकल्पना प्राप्त करने के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा पहले आता है। देखिएगा, पहला ऑप्शन है आपका सारांश करना, ऑप्शन बी है अंतर करना, ऑप्शन सी है अनुभव करना, ऑप्शन डी है सामान्यकरण करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सारांश करना। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि एक संकल्पना प्राप्त करने के क्रम में आपका जो सारांश होता है वह सबसे पहले आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 5 नंबर प्रश्न है, एक अस्वीकृत बालक हो सकता है। तो एक अस्वीकृत बालक कैसा हो सकता है, तो आक्रामक हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है, भगौड़ा हो सकता है या निर्भय और साहसिक हो सकता है। तो देखिएगा, एक अस्वीकृत बालक आपका आक्रामक हो सकता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि एक अस्वीकृत बालक आपका आक्रामक हो सकता है। अगला प्रश्न है, अध्यापक का प्रथम दायित्व किसके प्रति है। हमें बताना है कि अध्यापक का प्रथम दायित्व किसके प्रति है, समाज के प्रति, शिक्षार्थियों के प्रति, विद्यालयों के अधिकारियों के प्रति या इनमें से कोई नहीं। तो समाज के प्रति तो आपका हो ही नहीं सकता, विद्यालय के अधिकारियों के प्रति तो इनका प्रथम दायित्व होता ही नहीं है। किसके प्रति होता है, शिक्षार्थियों के प्रति, जो स्टूडेंट होते हैं उनके प्रति अध्यापक का प्रथम दायित्व होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा 7 नंबर प्रश्न है, अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। हमें बताना है कि अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा होता है। देखिएगा, पहला आपका ऑप्शन है शिक्षार्थियों के विकास का मार्गदर्शन करना, उसके बाद है जहां आवश्यकता हो उपचारात्मक सहायता प्रदान करना, उसके बाद है प्रभावी शिक्षण प्रदान करना, उसके बाद लास्ट ऑप्शन है कक्षा में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना। तो अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है, तो कक्षा में व्यवस्था और अनुशासन को बनाए रखना, यह आपका महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा कि अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा होता है, तो कक्षा में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना। देखिएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड में होता क्या है, आपका ऑप्शन को ध्यान से देख रहे हैं, उनमें से जो आपको परफेक्ट लगे उसे क्या करना है, उसे आपका आंसर मानना है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, काफ़ी इजी प्रश्न बनते हैं इसे। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है, विद्यालय पाठ्यचर्या का नियोजन निम्न की सहायता हेतु होती है। हमारा प्रश्न है विद्यालय
पाठ्यचर्या का नियोजन निम्न की सहमति से होती है। किससे सहमति से आपका विद्यालय पाठ्यचर्या का नियोजन किया जाता है? विद्यालय की पुरानी सामान्य परंपरा से, शिक्षार्थियों के लक्ष्य, उद्देश्य एवं रुचियों से हेतु। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि विद्यालय के पाठ्यचर्या का नियोजन किसके हिसाब से होता है आपका? तो शिक्षार्थियों का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है और रुचि क्या है, इसके हिसाब से आपका विद्यालय पाठ्यचर्या का नियोजन किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 9 नंबर प्रश्न है, रटने की आदत के परिणाम स्वरूप क्या हानि होता है? बताना है कि अगर रटने की आदत हो जाती है तो इसका हानि क्या होता है? बुद्धि भोथरी हो जाती है? तो नहीं, यह नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन है, छात्र पाठ्यक्रम के परे कुछ भी और पढ़ने में रुचि नहीं लेते। उसके बाद है, विशुद्ध चिंतन की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है, सही ढंग से व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा कि छात्र पाठ्यक्रम के परे कुछ भी और पढ़ने में रुचि नहीं लेते। देखिएगा, जब रटने की आदत हो जाती है तो हम क्या चीज़ रटना चाहते हैं? जो हमें काफ़ी महत्वपूर्ण हो, वही हम सीखना चाहते हैं। उसके बाद दूसरा कुछ पढ़ना नहीं चाहते। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का घटक नहीं है? हमें बताना है इनमें से कौन सा पाठ्यक्रम का घटक नहीं है। शिक्षण, अनुभव, उद्देश्य, विषय। तो आपका इसमें शिक्षण आपका क्या है? शिक्षण आपका पाठ्यक्रम का घटक नहीं है। शिक्षण आपका क्या होता है? शिक्षण आपका बाह्य प्रक्रिया होता है। पहले अनुभव होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, विषय होना चाहिए, उसके बाद न शिक्षण होगा। तो इसमें शिक्षण नहीं होगा। तो निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम का घटक नहीं है? तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, शिक्षण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 11 नंबर प्रश्न है, प्रभावकारी शिक्षण निर्भर करता है। हमें बताना है कि प्रभावकारी शिक्षण किस पे निर्भर करता है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखने पर, या फिर शिक्षक की ईमानदारी पर, उसके बाद है शिक्षक द्वारा छात्रों को सिखाने एवं समझाने पर, लास्ट ऑप्शन है शिक्षक के शिक्षण कार्य में रुचि पर। तो प्रभावकारी शिक्षण किस पे निर्भर करेगा? शिक्षक के शिक्षण कार्य में रुचि पे। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि एक प्रभावकारी शिक्षण कब होता है? जब शिक्षक के शिक्षण कार्य में रुचि हो। मतलब कोई भी टीचर किसी सब्जेक्ट में, किस सब्जेक्ट में वह क्या है, परफेक्ट है, उसके आधार पे क्या होता है? प्रभावकारी शिक्षण होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न दिया गया है, बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चे की किस योग्यता की जांच करते हैं? हमें बताना है कि जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, वो बच्चे की किस योग्यता की जांच करते हैं। तो देखिएगा, पहला ऑप्शन है सही उत्तर को स्मरण करने की, उसके बाद है सही उत्तर बनाने की, ऑप्शन सी है सही उत्तर की व्याख्या करने की, ऑप्शन डी है सही उत्तर पहचानने की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर होगा सही उत्तर पहचानने की। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 13 नंबर प्रश्न है, शिक्षा के उद्देश्यों का मूलभूत स्रोत है। कह रहा है कि शिक्षा के उद्देश्यों का मूलभूत स्रोत कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है मानव अनुभव, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा प्रदान करने वाले कॉलेज, तीसरा ऑप्शन है व्यवसायिक संगठन और चौथा है शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा के उद्देश्यों का मूलभूत स्रोत क्या होता है? तो आपका मेन स्रोत होता है मानव अनुभव। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि शिक्षा के उद्देश्यों का मूलभूत स्रोत आपका मानव अनुभव होता है। अगला प्रश्न है, विकास और समृद्धि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? तो विकास और समृद्धि एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा, विकास और समृद्धि दोनों एक दूसरे से भिन्न होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संतुलित आहार में शामिल है विटामिन और प्रोटीन, कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो ये सभी क्या है? सभी संतुलित आहार के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा कि संतुलित आहार में शामिल है। तो आपका ऑप्शन ए, बी और सी सभी संतुलित आहार के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया परिचालित होती है। हमें बताना है कि विकास की प्रक्रिया किसके द्वारा परिचालित होती है? ऑप्शन ए है परिपक्वता द्वारा, ऑप्शन बी है पोषण द्वारा, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो विकास की प्रक्रिया आपका परिपक्वता और पोषण दोनों के द्वारा
परिचालित होती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा कि ए और बी दोनों सही है कि विकास की प्रक्रिया परिपक्वता और पोषण दोनों के द्वारा संचालित होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 17 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय बाल नीति घोषित की गई थी। हमें बताना है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा कब की गई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1974 में। तो आपका भारत में पहली बार राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 1974 में, 1974 में आपका किया गया था। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा 1974 में की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 18 नंबर प्रश्न है, समेकित बाल विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? हमें बताना है कि समेकित बाल विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1975 में। तो समेकित बाल विकास कार्यक्रम का शुरुआत आपका 1975 में किया गया था। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।